Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now we have started with life processes in living organism part 2. हमने इसमें पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस होने के लिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, राइट. देन वी स्टडीड कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, इसको ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, राइट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा होता है एंड देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा, राइट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 3 प्रोसेसेस के या मेथड्स के थ्रू होता है. पहला हमने पढ़ा था बर्डिंग, देन वी सॉ बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ये 3 प्रोसेसेस है जहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कौन से मेथड से करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, रीजनरेशन प्रोसेस, बर्डिंग प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, राइट. देन वी स्टार्टेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हमने देखा गैमेट फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है. इट ऑकर्स बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, राइट. मेल गैमेट भी कैसा होता है, हेप्लॉइड मेल गैमेट एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेंगे एंड दे विल फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, राइट. इसको ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. देन वी स्टडीड अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में हमने देखा स्टेमन एंड कार्पल. तो स्टेमन जो है वो पोलन ग्रेन देता है ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. देन वो कहाँ पे जाता है, ओवरी के अंदर जाता है एंड वो वहाँ पे मैच्योर होगा. एंड ऐसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, राइट. देन वी स्टडीड अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. इसमें हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. वी स्टडीड कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स में क्या आता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, कूपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल. देन ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है एंड टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसके साथ साथ जर्मिनल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है जो मियोसिस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, राइट. एंड ये स्पर्म जो है वो आगे वेरियस ट्यूब्यूल्स के थ्रू आगे हम लोग जो वो आगे जाता है एंड उसका सीक्वेंस कैसा होता है, इट पासिस थ्रू रेटी टेस्टिस, देन वास एफरेंस, एपिडिडिमिस, देन वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी ट्रक एंड देन कहाँ पे जाएगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर. ठीक है, अब ये स्पर्म जो है वो पुश होगा फ्रॉम वन डक्ट टू द नेक्स्ट. टिल देन दे बिकम मैच्योर एंड दे आर एबल टू फर्टिलाइज द ओवम विच इज़ द फीमेल गैमेट. ओके, देन हमने कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स पढ़े थे कि एपिडिडिमिस का लेंथ कितना होता है, 6 मीटर्स का. स्पर्म का लेंथ कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर का. एंड ये स्पर्म को 6.5 मीटर का लेंथ जो है वो पास आउट करना पड़ता है. ठीक है, देन स्पर्म को एनर्जी भी चाहिए होती है बिकॉज इट ट्रैवल्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव से अपने मेल रिप्रोडक्टिव से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में यूटेरस तक ट्रैवल करता है. तो इसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, द स्पर्म इज़ प्रेजेंट इन द सीमेन. तो वो सीमेन के पास फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटेरस एंड वजाइना. इसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर एक पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. एंड देन वी सॉ कि एवरी मंथ ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओवम हर मंथ रिलीज होता है उनके एब्डोमिनल कैविटी से. इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डेप्थ. ठीक है, अब ये जो oocyte है उसके अंदर oocyte जो है वो ओविडक्ट के अंदर जाता है. ये पास होता है आगे कैसे, सीलिया के हेल्प से. ठीक है, ये सीलिया क्या करता है, oocyte को पुश करता है. कहाँ पे, oocyte को कहाँ पे पुश करेगा, यूटेरस के अंदर. ओके,
देन वी सॉ अबाउट गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम है वो फॉर्म होते हैं बाय मियोसिस. दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा. ठीक है. वुमेन में जब उनका बर्थ होता है तब वुमेन के पास 2 से 4 मिलियन इमेच्योर oocyte प्रेजेंट होता है. जो मेच्योर कब होगा, जब फीमेल जो है वो उनके पुबर्टी के टाइम पे ये oocyte मेच्योर होता है. हर मंथ एक oocyte जो है रिलीज़ होता है उनके बॉडी से. ठीक है. कब तक रिलीज़ होगा, टिल मेनोपॉज जो होता है 45 ईयर्स ऑफ एज का. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि जब मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम जो है वो फ्यूज़ होंगे तो दे विल फॉर्म अ जाइगोट. इसको ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. एंड ये फर्टिलाइजेशन कैसा है, इट इज़ इंटरनल इन ह्यूमन्स. ठीक है. अब जो सीमेन मिलता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है मेल से, वो कहाँ पे जाता है, वजाइना के अंदर ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन. कॉप्यूलेशन इज़ द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है. अब स्पर्म जो है वो बहुत मिलियन में, फ्यू मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं वुमेन के वजाइना के अंदर, पर उन मिलियन स्पर्म से सिर्फ एक स्पर्म आगे फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ. ठीक है. एंड oocyte जो रिलीज़ होता है ओवरीज में वो वीक हो जाता है जब तक वुमेन जो है वो जब मेनोपॉज एज तक आती है तब तक वो oocyte 40 से 50 साल पुराना हो चुका होता है. इसलिए उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है कि वो आगे फर्टिलाइज़ करे ओवम को. ठीक है. इसलिए ही देयर आर रिस्क इन्वॉल्व अगर कोई भी वुमेन 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद प्रेग्नेंट होती है तो. वाई, बिकॉज द चाइल्ड जो होगा वो ऑफस्प्रिंग होगा, इट कैन हैव वेरियस डिजीजेस. जैसे कि एक है डाउन सिंड्रोम, नॉट डिजीजेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी. यहाँ पे उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है. ठीक है. एंड रिमेंबर कि ऑलवेज फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि जो मदर है उनको डॉटर होगी या सन होगा. ठीक है. ऑलवेज द फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल. क्यों, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है. इफ़ द फादर इज़ ट्रांसमिटिंग एक्स क्रोमोसोम टू द मदर तो वहाँ पे क्या होगा, डॉटर होगी. ठीक है. एंड अगर फादर वाई क्रोमोसोम देगा मदर को थ्रू स्पर्म, हाँ, तो क्या होगा, एक्स वाई फॉर्म होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, मेल ऑफस्प्रिंग या मेल चाइल्ड होगा. ठीक है. Now this is all what we have studied in the last lecture. Today we will be starting with development and birth. तो अब जो जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद इन द ओविडक्ट, इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. एंड ये जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा. एंड वो एम्ब्रियो देखो कैसा होता है. मीनवाइल इट इज़ पुश्ड टुवर्ड्स द यूटेरस. पहले वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था, ओविडक्ट में फॉर्म हुआ था. ओविडक्ट से कहाँ चला गया, यूटेरस में गया. एंड वंस इट रीचेज द यूटेरस इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. जब वो यूटेरस के पास आता है तो वहाँ पे वो धीरे धीरे ग्रो करता है. एंड वहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. अब जो बेबी होता है 9 मंथ तक जो मदर होती है उसके यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जो लिक्विड होता है, वाइट कलर का लिक्विड होता है. इस प्लेसेंटा के अंदर बेबी ग्रो करता है. ठीक है. एंड ये प्लेसेंटा ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस. अब जो भी मदर खाना खाएगी ये प्लेसेंटा के थ्रू जो चाइल्ड होगा उसको भी खाना मिलता है. ठीक है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मतलब 9 months फ्यूज़न होने के बाद, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम का फ्यूज़न होने के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो बनने के 9 months बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होता है. सी इन दिस डायग्राम, ये पूरा 9 month का स्टेजेस दिया हुआ है. फर्स्ट 3 months आर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4, 5, 6 months आर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 3 months आर थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं. ठीक है. दिस इज़ हाउ द एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन 9 months. ठीक है. नाउ विच हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ द मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड. अब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो फीमेल्स में रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये जो 9 month के बाद बेबी बाहर आने वाला होता है, बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, वो नहीं हो पाएगा. एंड इन सम केसेस आपने देखा होगा कि मदर जो है वो
बेबी डिलीवर नहीं कर पा रही होती है, द रीज़न इज़ उनका जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो कम लेवल में है, या तो वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, व्हेन फीटल डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड द पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन ऑक्सीटोसिन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, स्टिमुलेट करता है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ दी सर्विक्स। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, एक तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन करना, एंड सर्विक्स का डायलेशन करना, बिकॉज अगर ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो बेबी डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीटोसिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर डिलीवरिंग द चाइल्ड। ठीक है, नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस, वो फैसिलिटेट होगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यूटरस को, राइट, वी सॉ यूटरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यूटरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड सर्विक्स क्या करेगा, डायलेट करेगा, विच प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ लेबर। अब लेबर पेन किसको बोलते हैं, 9 मंथ बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो वुमेंस को लेबर पेन होता है डिलीवरी के पहले, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन। ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नाउ all the girls are aware of this, but you need to know much detail, so let's start. Female reproductive system undergo करता है some changes at puberty. Puberty means 13 to 14 years of age, और 10 to 14 years of age जो होता है वो puberty age होता है, ठीक है, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. ठीक है, अब जो चेंजेस हो रहा है वो हर 28 to 30 डेज़ में चेंजेस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक ओवम हर मंथ रिलीज़ होता है फ्रॉम दी ओवरी, एंड दिस रिपीटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है विच आर कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से 4 हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो ये 4 हार्मोन्स कौन से हैं, दे आर follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. These 4 hormones control menstrual cycle. ठीक है, सी चेंजेस क्या होती है अभी यहाँ पे, 1 to 4 days का पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 1 to 5 days। तो वहाँ पे सी दिस इज़ द एग सेल्स, एंड धीरे धीरे क्या होता है, 28 डेज़ का यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज़ किया, FSH एंड LH, ठीक है। अब ये FSH एंड LH का रोल आगे क्या होगा, ये जो ओव्यूलेशन होने के बाद, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, आफ्टर दैट ओव्यूलेशन वो क्या करेंगे, एग सेल में अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, ठीक है, अभी तक स्पर्म नहीं है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पर अगर यूटेरस के अंदर उनको स्पर्म मिल गया तो ये ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करेगा, एंड यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म होगा, देन ये कॉर्पस ल्यूटम आगे जाके कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटम कब फॉर्म होगा, जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूटेरस के अंदर स्पर्म मिलेगा, तो अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कंटिन्यू, पर अगर स्पर्म मिल गया तो वहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड देन एम्ब्रियो डेवलप होगा, एंड 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप रहेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ्स तक स्टॉप रहता है, वाई, बिकॉज वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम होता है एंड वहाँ पे बेबी डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। See, one of the several follicles in the ovary start to develop along with the oocyte present in it. अब जो follicle है वो develop करता है साथ में जब oocyte के साथ, ठीक है, under the effect of follicle stimulating hormone which is FSH hormone. अभी FSH क्या हार्मोन का रोल क्या है, this developing follicle, अभी यहाँ पे follicle develop हो रहा है through FSH, तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन जो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, राइट। अब एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस का, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन,
एंडोमेट्रियम क्या होता है, क्लियर होता है, जो ब्रेक होता है, एंड जिसके वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. तो चेंजेस जो होता है यूटेरस के अंदर वो कहाँ पे होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं. मीन वाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट. ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है वो बर्स्ट करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एक oocyte रिलीज हो जाएगा. इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन प्रोसेस. ठीक है, नाउ रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन. अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम. एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड अपने सिक्रीशन कब सिक्रीट करेंगे, जब कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट होगा तो ही. एंड सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन मतलब क्या, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन. ओके, मैंने आपको बताया ना कॉर्पस ल्यूटियम काम कब करेगा, जब उसको यूटेरस के अंदर स्पर्म मिलेगा तभी कॉर्पस ल्यूटियम का रोल स्टार्ट होगा. अदरवाइज ओव्यूलेशन प्रोसेस होगा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो करता आ रहा है. हर मंथ 28 to 30 डेज में ये साइकिल रिपीट होता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी इफ़ oocyte, अभी अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं हो रहा, अब ये oocyte तो हमेशा ही रहता है फीमेल के अंदर. फर्टिलाइज होना मतलब क्या, उसको स्पर्म मिल जाना, राइट. तो अगर oocyte को स्पर्म नहीं मिलता है 24 आवर्स में तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस अल्बाइकन. कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव कब होगा, जब oocyte को स्पर्म मिलेगा तो ही. अगर oocyte को स्पर्म नहीं मिल रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव रहेगा एंड कॉर्पस अल्बाइकन्स बन जाएगा. एंड ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कम्प्लीटली. एंड इसके वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, नाउ एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन. डीजनरेट होना स्टार्ट होना मतलब क्या, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी. वाई, बिकॉज जब एंडोमेट्रियम ब्रेक करता है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. तो एंडोमेट्रियम जो है वो डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा जब तक उसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेंगे तब तक. ठीक है, टिश्यू ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना. तो अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो है उसके टिश्यूज़ एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो रिलीज होते हैं थ्रू वजाइना. ओके, दिस इज अकम्पनीड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग and bleeding continues approximately for 5 days and this is called as menstruation, right. And unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, the process is repeated every month. तो जब तक oocyte को sperm नहीं मिलता और embryo वहाँ पे नहीं फॉर्म होता तब तक ये menstrual cycle जो है वो कंटिन्यू करेगा हर मंथ. एंड अगर embryo implant हो गया तो रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज़ टेम्पररली स्टॉप टिल पार्चुरेशन. मतलब डिलीवरी होने तक ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो स्टॉप रहेगा. एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट्स. एंड जैसे ही पार्चुरेशन प्रोसेस होगा मतलब डिलीवरी होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड. सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग. ठीक है, नाउ दिस अकर्स एवरी मंथ फॉर 4 to 5 days. ठीक है, एंड वुमेन्स कैन हैव मूड स्विंग्स, दे विल नॉट फील एनीथिंग गुड, सो जस्ट बी नाइस विद देम. ओके, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड. तो बहुत सारे इन्फेक्शन प्रॉब्लम दिस वुमेन्स फेस ड्यूरिंग दिस साइकिल. ओके, एंड ड्यू टू ऑल सच रीजन देयर इज़ अ नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग विथ स्पेशल पर्सनल हाइजीन. तो वुमेन को इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम हैवी ब्लीडिंग प्लस इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ आ गई है. इफ़ द फीमेल इज़ अनेबल टू हैव द oocyte फर्टिलाइज्ड, मतलब वहाँ पे अगर फीमेल का यूटरस जो है वो इनकेपेबल है कि oocyte और स्पर्म का फ्यूजन होने में या एम्ब्रियो फॉर्म करने में, तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं जिसके थ्रू ये
हो सकता है, तो विल स्टडी दैट इन दिस. नाउ मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन, राइट. इन केस ऑफ वुमेन, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, डिफ़िकल्टी है oocyte प्रोडक्शन में, या ऑब्स्टैकल्स है ओविडक्ट में, इम्प्लांटेशन में यूटरस के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से वुमेन जो है वो कैन नॉट हैव चाइल्ड. ठीक है. मेल में प्रॉब्लम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन. सीमेन प्रोडक्शन तो हो रहा है पर सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं है. स्लो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, एनोमलीज इन द स्पर्म आर द रीज़न इन केस ऑफ मेल. तो डिफेक्ट तो मेल में भी हो सकता है एंड फीमेल में भी हो सकता है. ठीक है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक like IVF, in vitro fertilization, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child because of this techniques. अब पहले इनको child नहीं हो सकता था because of certain reasons. Now using this modern technologies, all couples can have a child. ठीक है. एंड ये मेथड्स कौन से हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेरोगेसी, स्पर्म बैंक. ठीक है. देयर आर वेरियस मेथड्स. तो विल स्टार्ट विथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब ये प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे हम लोग, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, पर कहाँ पे होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो. टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल का गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम दोनों को फ्यूज़ करेंगे एंड एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे. एंड जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा फीमेल के यूटरस के अंदर एट अप्रोप्रिएट टाइम. समझ गया. यहाँ पे क्या होगा, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम लेंगे, उन दोनों का फ्यूजन होगा, पर कहाँ पे होगा, ये इन विट्रो होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा. एंड जैसे ही फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, तो ये एम्ब्रियो को फीमेल के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. नाउ IVF टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टैकल्स इन ओविडक्ट. तो अगर मेल या फीमेल में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, कपल्स के बीच में, तो दे कैन यूज़ दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक टू हैव चाइल्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज सेरोगेसी. नाउ सम वुमेन्स हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन यूटरस. IVF में तो हमने एम्ब्रियो को यूटरस के अंदर डाल दिया, पर अब कुछ ऐसे भी वुमेन होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि एम्ब्रियो यूटरस के अंदर रह ही नहीं पाता. उन वुमेन में हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ दिस रेमिडियल टेक्निक कॉल्ड एज सेरोगेसी. अब ये टेक्निक में क्या होगा, हम लोग वो वुमेन के ओवरी से oocyte कलेक्ट करेंगे एंड हम इसको इम्प्लांट करेंगे दूसरे वुमेन के यूटरस के अंदर. दैट oocyte इज़ फर्टिलाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम आवर हस्बैंड. द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटरस ऑफ सम अदर वुमेन हैविंग नॉर्मल यूटरस. Such a woman in those uterus, the embryo is implanted, is called as surrogate mother. See, this is a couple, male and female couple. एक woman होगी. Now this female is having the problem कि ये embryo को जो है वो डेवलप नहीं कर पा रही, या embryo उनके यूटरस में रह नहीं पा रहा है. It is एलिमिनेटेड थ्रू वजाइना एम्ब्रियो. ठीक है. तो ये फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, एम्ब्रियो वो रख नहीं पा रही यूटेरस के अंदर. तो व्हाट कैन बी डन, हम लोग ये मेल का स्पर्म कैन बी कलेक्टेड एंड ओवम फ्रॉम दिस फीमेल कैन बी कलेक्टेड. इन दोनों का फ्यूजन हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे, तो स्पर्म का एंड ओवम का फ्यूजन होगा एंड ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गया, एम्ब्रियो डेवलप करेगा इससे. अब ये एम्ब्रियो हम लोग ये वाले वुमेन के यूटरस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे. ठीक है, जिनका नॉर्मल यूटरस होगा एंड कैन सस्टेन द एम्ब्रियो इन इट्स यूटरस. समझ गया. तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. इस प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व हुई, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सेरोगेसी. एंड जिस वुमेन के अंदर ये कपल ने अपना स्पर्म एंड ओवम जो है, मतलब एम्ब्रियो को इंजेक्ट कराया हुआ है, वो मदर को हम क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर. ठीक है. थर्ड इज स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक है. नाउ देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबाउ इन केस ऑफ मेनी मेन.
So as to have the children in case of such couple, new concept of sperm bank has been introduced. सबने विकी डोनर देखा होगा, राइट? नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक. जैसे ब्लड बैंक के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स जो है वो अवेलेबल रखते हैं ब्लड्स को, वैसे ही सीमेन जो है, सीमेन बैंक के अंदर सीमेन होगा. नाउ सीमेन इजैकुलेटेड बाय डिजायर्ड मैन इज कलेक्टेड आफ्टर thoroughly physical and medical checkup and stored in the sperm bank. अभी क्या होगा, कुछ मेन जो सीमेन दे सकते हैं वो ब्लड बैंक सीमेन बैंक के अंदर सीमेन देंगे, पर इनका सीमेन कब लिया जाता है, उनका थॉरली फिजिकल और मेडिकल चेकअप करने के बाद उनका सीमेन बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि अगर कोई भी मैन को सीमेन चाहिए तो इट कैन कलेक्ट फ्रॉम दैट. नाउ एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique. oocyte को fertilize किया using the semen from the sperm bank. ठीक है. Now resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. अब जिसका भी वो सीमेन होगा, सीमेन डोनर जो भी होगा, उसका नेम बताया नहीं जाता. ठीक है. So this is what the semen bank can help the couples in getting a चाइल्ड. नेक्स्ट इज ट्विंस. अब हमने सब ट्विंस को देखा है, सबने देखा है, राइट? अब जब दो एम्ब्रियो साथ में डेवलप करते हैं एक ही यूटेरस के अंदर, तो क्या होता है, दो ऑफस्प्रिंग डिलीवर होते हैं साइमल्टेनियसली. इनको ही हम क्या बोलते हैं, ट्विंस. अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक स्पर्म आ गया, एक ओवम आ गया, राइट? ये दोनों फ्यूज़ हो गए एंड क्या बन जाएगा, दे विल फॉर्म एम्ब्रियो. तो एक ही एम्ब्रियो बन रहा है, राइट? पर अगर दो स्पर्म आ गए तो दो ओवम के साथ उनका फ्यूजन होगा एंड दो एम्ब्रियो बनेंगे. तो ये दो एम्ब्रियो जो डेवलप करते हैं साइमल्टेनियसली, यही रीज़न है कि ट्विंस होते हैं. ठीक है. नाउ मैनी कपल्स हैव ट्विंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस. एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो सेम दिखेंगे, एंड दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन जो अलग अलग दिखते हैं ट्विंस. ठीक है. मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो. एक एम्ब्रियो से ही दो ये बन जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक. एंड ये जो ट्विंस होंगे वो सिमिलर होंगे. नाउ ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो दो इसमें डिवाइड कर जाएंगे, एंड इसके वजह से क्या होता है, वो एम्ब्रियो सेल्स जो है वो दो बन जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि दो ट्विंस बन जाते हैं एंड दे आर मोनोजाइगोटिक बिकॉज सेम एम्ब्रियो के सेल्स हैं. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज दोज टू ग्रुप्स डेवलप एज two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. Okay, now such twins are genetically exactly similar to each other. ये कैसे होंगे, genetically similar होंगे, and due to this such twins are exactly similar in their appearances and their gender is also same, that is both will be either boy or girl. ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. जब एम्ब्रियो जो है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद दो इसमें अगर डिवाइड कर गया तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 groups 8 days after the zygote formation, there is high possibility of the formation of conjoined twins, साइमेसी ट्विंस. कॉन्जॉइंट ट्विंस मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ऐसे चांसेस भी हो जाते हैं बहुत बार. Such twins are born with some parts of the body joined to each other and some organs are common in such twins. Okay. Now occasionally दो oocyte release हो जाता है कभी कभी वुमेन की ओवरी से, and both oocyte जो है they are fertilized by 2 separate sperm and 2 zygotes are formed. इसका मतलब क्या है, फीमेल के पास 2 oocyte है एंड स्पर्म जब आ रहा था सीमेन से, नाउ वी ऑल नो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, उनमें से एक स्पर्म जो है फर्टिलाइज होता है. पर यहाँ पे क्योंकि 2 ओवम है एंड 2 स्पर्म भी आ गए अगर मेल से, तो क्या होगा, 2 ट्विंस फॉर्म होंगे, दो जाइगोट बनेंगे, 2 एम्ब्रियो बनेंगे. ठीक है. एंड इसलिए क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विन जो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे, ऐसे ट्विंस फॉर्म होंगे. तो 2 embryos are formed from the 2 zygotes and both of those embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygotic twins are delivered after the complete development. Okay, such twins are genetically different and may be same of different by gender. अब सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, मेल मेल या मेल फीमेल भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर
2 डिफरेंट एम्ब्रियो, ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विथ मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अ पर्सन स्टेट ऑफ फिजिकल being physical, mental and socially strongness is called as health. Now health क्या होता है, अगर हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है तो we can't say कि we are healthy, ठीक है. For being healthy we need to be physically, mentally and socially well being, ठीक है. इन सब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग अगर हम हैं तो वी कैन से कि वी आर हेल्दी, ठीक है. नाउ इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, शाइनेस, राइट. हमारे कंट्री में अवेयरनेस ही नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर. स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंस टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमेन. कोई बात ही नहीं करना चाहता रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, राइट. So occurrence of the menstrual cycle is related with reproductive and overall health of the woman, and nowadays women are working at par with men, ठीक है. जो काम men कर रहे हैं वो women भी कर रही है, and जो menstrual cycle है वो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एंड उनका ओवरऑल हेल्थ बताता है, ठीक है. एंड ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर्स फॉर होल डे. बट अब वो काम तो कर रही है बट ब्लीडिंग इजंट स्टॉपिंग. ब्लीडिंग जो है वो अकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. एंड वो कैसा होता है, पूरा दिन होता है. तो ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स जिसको हम जेनाइटल्स बोलते हैं नीड टू बी मेंटेन्ड क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज. तो पर्सनल हाइजीन रखना तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है बट इन केस ऑफ वुमेन इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. नाउ सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेन टू एंड इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनाइटल. सो वेदर बी इट अ मैन और अ वुमेन, जेनाइटल्स को क्लीन रखना, हाइजीन रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ वहाँ पे इन्फेक्शंस एंड डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है. नाउ अमॉन्ग द वेरियस सेक्शुअल डिजीजेस सिफिलिस एंड गोनोरिया अकर ऑन लार्ज स्केल. अब ये सिफिलिस और गोनोरिया एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. मतलब ये कब होता है, जब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है तब ये डिज़ीज़ अगर मेल को है तो फीमेल को भी ट्रांसमिट हो सकती है, या अगर फीमेल को है तो मेल को भी ट्रांसमिट हो सकती है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके. नाउ बोथ ऑफ दिस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया कब आएगा, इफ़ वी आर नॉट मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन. Now occurrence of cankri मतलब patches on various parts of the body including genitals, rash, fever, inflammation of joints, alopecia etc. are the symptoms of syphilis, ठीक है. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes etc. are symptoms of gonorrhea. So the symptoms of syphilis and gonorrhea can be asked for 1 marks. So at least remember 4 to 5 symptoms of each, okay. So we are done with this lesson. I hope you have understood all the topics which I have covered in this lesson. Thank you everyone.